लोग इसके प्रति जो है गंभीर नहीं रहते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम इकाई के जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वो टीपी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग के शिक्षक, साथ ही बीएन मंडल विश्वविद्यालय के PRO साहब डॉक्टर सुधांशु शेखर जी के नेतृत्व में यह शिविर चल रहा है। और आज जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, और कल भी हुआ था स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम, लेकिन कल पुरुष डॉक्टर को बुलाया गया था और आज सभी महिला डॉक्टर को बुलाया गया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं मधेपुरा ही नहीं बल्कि कोशी कमिश्नरी में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में लोकप्रिय, और मैं यूँ कहूँ कि गरीबों के डॉक्टर नायडू कुमारी जी, जिनका कि जयपालपट्टी चौक पे पॉलीक्लिनिक है इनका, और इनका सौम्य व्यवहार, हंसमुख चेहरा, मरीजों को इनके सामने आने के साथ ही उनकी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि खासकर डॉक्टर के प्रति जो हम लोगों की थोड़ा सा धारणा गलत है कि डॉक्टर के यहाँ पैसा ज़्यादा लिया जाता है, ज़्यादा ये परेशान किया जाता है, लेकिन इनमें एक खासियत रही है कि गरीब से गरीब पेशेंट अगर इनके यहाँ जाती है या जाते हैं तो इनका उसी अनुसार ये इलाज करके ठीक भी करती है। और मैं मैडम नायडू जी का स्वागत करना चाहता हूँ आज टीपी कॉलेज मधेपुरा के इस प्रशाल में। इनकी एक विशेषता और रही है कि भले ही 12 बजे रात को ही अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है और हम लोग भी अगर कभी इनको फ़ोन करते हैं तो ये कभी हिचकिचाहट नहीं, मतलब नकारते नहीं हैं, बल्कि तुरंत तैयार होते हैं। और अगर बोलते हैं कि मैम पेशेंट थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो बोलते हैं इसकी चिंता आप मत कीजिए, जो कहिएगा वही वो फ्री भी कर देते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। दूसरे हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनीति राय, दांत के विशेषज्ञ हैं, और हम लोग अधिकांश रूप से देखते हैं कि दांत का जो सेहत होता है, दांत की जो रख रखाव है, उसके प्रति हम लोग काफ़ी सजग नहीं रहते हैं। और अच्छा दांत ही लोगों के चेहरे को एक आकर्षण देता है। तो ये डॉक्टर सुनीति राय जी हैं, इनको हम लोग यहाँ आज बुलाए हैं डॉक्टर दांत से संबंधित जांच करने के लिए, या दांत का रखरखाव किस तरह किया जाए इसके बारे में भी ये बताएंगे। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे एक और डॉक्टर हैं डॉक्टर ऋचा पल्लवी। ये डॉक्टर ऋचा पल्लवी मैं बताऊँ टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर KP यादव सर की लड़की हैं, और इन्होंने अभी महिला विशेषज्ञ के रूप में अच्छी ख्याति अर्जित कर रही हैं, युवा हैं। और डॉक्टर पल्लवी इससे पहले IGMS में भी 1 वर्ष तक काम कर चुकी हैं, महावीर वात्सल हॉस्पिटल पटना में भी काम कर चुकी हैं, इससे पहले सदर अस्पताल और PSC शंकरपुर में भी काम कर चुकी हैं। और मैं बताऊं, अभी जब इनकी शादी हुई है तो शादी के बाद इन्होंने आजमगढ़ में अपने पति डॉक्टर पंकज कुमार के साथ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाई है, बचपन चाइल्ड केयर सेंटर। उसमें ये महिला रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हैं। मैं ऋचा पल्लवी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मधेपुरा की बेटियाँ न सिर्फ मधेपुरा में बल्कि देश स्तर पर परचम लहरा रही हैं, बेटी के साथ साथ बहू भी। और बल्कि यहाँ तो मुझे लगता है कि तीनों की तीनों मधेपुरा की बेटी ही बैठी हैं, जो कि निश्चित रूप से अपने इलाके में, अपने प्रमंडल में और राज्य में नाम रोशन कर रही हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रही हैं। मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से
टीपी कॉलेज तो वैसे ही इस यूनिवर्सिटी का, बल्कि ये यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि संयुक्त यूनिवर्सिटी जो था पूर्णिया और मधेपुरा बीएन मंडल, दोनों का ये प्रीमियर कॉलेज के रूप में जाना जाता है। और बीएन मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी तो इसी परिसर से ही उसकी स्थापना हुई थी। बहुत दिनों तक यहाँ ही विश्वविद्यालय चला था। और इस कॉलेज के प्रधानाचार्य बनने के बाद इस कॉलेज का लुक कितना सुंदर हुआ, चाहे वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी इसका अच्छा बना है और देखने सुनने में भी अच्छा बना है, मतलब सुंदरता भी इनका अच्छा हुआ है। तो डॉक्टर केपी यादव सर के नेतृत्व में कॉलेज का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और उसी का परिणाम है कि इनके नेतृत्व में सुधांशु जी शेखर जी के सहित अन्य शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा इस महाविद्यालय में नित्य कुछ न कुछ शैक्षणिक कार्यक्रम, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर केपी यादव सर का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपके नेतृत्व में ये कॉलेज उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर एम एस पाठक सर का। डॉक्टर एम एस पाठक सर गणित के विद्वान शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं और बीएन मंडल विश्वविद्यालय में कई बड़े बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और पहले से भी करते आए हैं। मैं डॉक्टर पाठक सर का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ टीपी कॉलेज के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का। इस एनएसएस शिविर में भाग लेने वाले सभी छात्र और छात्राओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दी है, सबों का मैं अपनी ओर से, आयोजन समिति की ओर से और महाविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आज हमारे बीच इस जिले की महत्वपूर्ण लोकप्रिय तीन बेटी जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक तो बहुत नाम कमा चुकी हैं और दो जो हैं वो नाम कमाने की ओर अग्रसर हैं। मैं इन सबों का, इन अतिथियों का, इन चिकित्सकों का, आप सबों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय सेवा योजना प्रथम इकाई टीपी कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी, दर्शन शास्त्र विभाग के शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर, विद्वान वक्ता और बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का आप आएँ और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई डॉक्टर संजय कुमार परमार जी को। और संजय भैया ने हमारे तमाम अतिथियों का विस्तार से परिचय दिया ही है। मैं उनकी बातों को दोहराने में समय नहीं व्यतीत करना चाहता हूं। बस मैं अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य महोदय और अपने अभिभावक एम एस पाठक सर सहित सभी बड़ों को सादर प्रणाम करता हूं और सभी छोटों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज के इस कार्यक्रम में हमारे लिए समय निकाला और विशेष रूप से हमारे साथ हमारे शहर की 3 जानी मानी चिकित्सक आज उपस्थित हुई हैं। उनमें से एक नायडू मैडम हमारी बड़ी बहन की तरह हैं और सुनीति मैडम एवं ऋचा जी दोनों हमारी छोटी बहन की तरह हैं। मैं तीनों का अपनी तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आप तीनों के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी ऋणी रहूँगा और महाविद्यालय परिवार भी आप तीनों का ऋणी रहेगा कि आपने इस राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम में अपने व्यस्ततम क्षण में से समय निकालकर हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है। और बीएन मंडल विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से भी आप सबों के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप तीनों को यश, कीर्ति और ख्याति दे ईश्वर और आपके हाथों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो और
आपकी लोकप्रियता और आपकी विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस भी है, तो कृपा करके अम्बेडकर साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फोटो ले लो। का रोल होता है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग अपने दांतों और मुख की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए और रेगुलर चेकअप करवाएं। समाया है कि अपने दांतों की देखभाल करें और चूँकि अब महिला रोग विशेषज्ञ के रूप में दो चिकित्सक यहाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ चिकित्सक जो हैं, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, इससे पहले भी मैंने कहा है कि गरीबों की डॉक्टर हैं, गरीबों की संख्या इनके क्लिनिक में काफ़ी रहती है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर नागेश कुमार जी का गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। इनफैक्ट मैं पहली बार ब्यूटी कॉलेज आई हूँ, इसलिए और भी अच्छा लगा। और जो इतने हमारे विद्वान लोग हैं, उनके साथ मन शेयर करने का मौका मिला, कभी मिला नहीं था, इसलिए और भी अच्छा लगा। नहीं किए, मतलब एकेडमिक सेशन हम लोग कॉलेज चले गए, फिर वहाँ का अलग ही माहौल होता है, तो वो उस बालक मधेपुरा में कभी अटेंड नहीं किया, तो बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये है, संजय जी हमारे बारे में इतनी अच्छी बातें की है, तो हम और बुस्टअप हो गए। तो एक्चुअली मधेपुरा हमारा जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो हमारा अर्बन कह लीजिए अर्बन है नहीं, हमारा एक शहरी क्षेत्र हुआ, एक हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, पर हमारा जड़, सब लोगों का जड़ जो है गांव से जुड़ा हुआ है। तो जो हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं, डे टू डे लोगों से मिलते हैं, तो 2 समस्याएं आती हैं। कुछ लड़कियां आती है टीनेजर में, 20 में आती है, अंडर 20 आती हैं, फिर 20 के बाद जो आती हैं गर्भवती महिलाएं, और अंडर 20 भी गर्भवती महिलाएं आती हैं। तो सबसे मेरा पहला फोकस है कि जो हमारे इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, तो जो हम लोग गाँव में जाते हैं, तो गाँव में जो हमारी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग ना 14-13 साल में शादी कर देती है लड़कियों की। तो 14-13 साल में शादी करने के बाद 15-16 साल में बच्चा हो जाता है। शायद आप लोगों को पता नहीं हो, पता भी होगा, क्योंकि हम लोग रोज देखते हैं। तो जो 15-16 साल में लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं शादी के बाद, तो बहुत दर्द होता है। जब हमारा पढ़ने लिखने का उम्र है और उस समय हमारी लड़कियां बच्चा पैदा करती हैं, तो उसके साथ बहुत समस्याएं आती हैं। समस्याएं पहले क्या आती, एक तो हमारा बॉडी उस तरह से तैयार है नहीं, और हम बहुत बातों को समझते नहीं हैं, और हम बच्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले घर के लोग गांव में ध्यान नहीं देता है, तो सबसे पहली समस्या हमारी जो है एनीमिक होती है। एनीमिया मतलब खून की कमी।
तो खून की कमी होती, चलो ठीक है, जो सर्कमस्टांसेस थे, शादी हो गई, ठीक है, पर अब जब कुछ हो गया तो उसको हमको सही करना है। तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है, सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम उसको ऐसा होने ही ना दें, शादी लोगों को समझाएं। देखिए अभी हमारा समाज 20 साल पहले कैसा था, जो 20 साल बाद की है वो लोग समझ रहे होंगे, पहले कैसा था और अभी 20 साल में बहुत बदलाव हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ों को कम से कम समझा तो सकते हैं, माने या ना माने, हो सकता है 10 को समझाए तो 1 लोग मान ले। तो हमें ये अभी जो पेशेंट आता है 90%, ये हमारा सरकारी डाटा नहीं है, सरकारी डाटा 70% ही है, लेकिन जो 100 मरीज मान लीजिए हम देखते हैं उसमें 90% मरीज को 8 से 9 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 11 ग्राम या 12 ग्राम है WHO का क्राइटेरिया, उससे कम होना ही नहीं चाहिए। 8 से 9 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है तो सारे लोग सीवियर एनीमिया के कैटेगरी में आते हैं। तो लड़कियों का खान पान नहीं होता है, ये गांव की बातें हो गई, कम एज में शादी हो गई, इसकी बात हो गई। दूसरी बात है, जो हमारी शहरी लड़कियां टीनेजर होती है, या तो वो फास्ट फूड खाती हैं, टाइम से खाती नहीं है, वजन बढ़ने का खतरा रहता है। तो वजन बढ़ जाता है किसी का, तो उसको कम करने के लिए भी जो है आपका एक बैलेंस डाइट है, तो आप उस डाइट को फॉलो करिए। लेकिन ये हमारा मिथ है हमारे समाज में कि हम खाएंगे नहीं तो वजन मेरा घट जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपका वजन और बढ़ जाएगा। तो आप उसको बैलेंस डाइट लीजिए। आपके पास तो यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास तो इतनी सारी मतलब जानने का आपको जरिया है, उससे देखिए कि क्या खाएंगे तो हमारा क्या करना है। आप जितना कमाते हैं वो खर्चा नहीं होगा तो क्या होगा, आपको बहुत पैसा हो जाएगा। तो हम जितना खाएंगे उसको खर्चा नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा फैट के रूप में, तो हम मोटे हो जाएंगे। तो वही जो हम खा रहे हैं उसको निकालेंगे, चाहे कैसे निकालें, फिजिकल वर्क करके निकालें, कोई काम करके निकालें। देखिए बैठ के पढ़ना डजंट फिजिकल वर्क, वो फिजिकल वर्क नहीं है हमारा। आप जितना अपना कैलोरी बर्न करते, मान लीजिए हमारा 2200 कैलोरी जो है हमारा रोज का डाइट होता है, लड़कियों की बात कर रहे हैं, 2200 किलो कैलोरी रोज का डाइट होता है। जो काम नहीं करती हैं उनकी बात करते हैं, जो काम करती हैं उनके लिए ज़्यादा होता है, 2500 होता है। तो हम मान लीजिए 2200, हम 2700-2800 कैलोरी ले लिए, ठीक है, और हम खर्चा नहीं किए तो क्या होगा, रोज रोज कैलोरी हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, तो हम मोटे होते जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हम लोग ढंग से प्रॉपरली डाइट लेते नहीं तो हम एनीमिक हो जाते हैं। ये शहरी लड़कियों का प्रॉब्लम है। और गांव में जो औरतें होती है, उनकी प्रेग्नेंट हो या ना हो, नॉन प्रेग्नेंट लेडी क्या करती है, टाइम से खाती नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें लगता है 80% लेडी या लड़कियां नॉनवेज नहीं खाती हैं। नॉनवेज इज द बेस्ट सोर्स फॉर आयरन। नॉनवेज जो वेज और नॉनवेज दोनों सोर्स है आयरन का, पर नॉनवेज सोर्स जो होता है वो बेस्ट सोर्स होता है। जो आप मीट है, मछली है, चिकन है और जो भी आपको एग वगैरह है, ये बेस्ट सोर्स होता है आयरन के लिए। तो वो लेती नहीं है, जो भी उनका धार्मिक हो, जो भी हो, भगवान का हो, दिस दैट जो भी हो। तो आपको इस चीज़ के अवेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आप नॉनवेज नहीं खाते तो वेज में जाइए, तो आपको जानना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या क्या खाना है। क्योंकि डॉक्टर का पॉपुलेशन कम है, 1 लाख में 1 है, ऐसा ही डाटा मुझे मालूम है। अब ये लोग ज़्यादा डाटा जानते होंगे। 1 लाख में 1 डॉक्टर है, तो डॉक्टर रोज 50-100 आदमी से मिलता है, तो उसको अवेयर करता ही करता है अपने हिसाब से। लेकिन जो हमारे इतने बच्चे बैठे हुए हैं, जो टीचर्स लोग हमारी बैठी हुई हैं, वो लोग भी इस चीज़ को बता सकती हैं, क्योंकि ये कोई मेडिकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सोशल प्रॉब्लम भी है, खून की कमी। तो हम बता सकते हैं कि नॉनवेज सोर्स जो होता है बेटर सोर्स होता है। दूसरी बात ये होती है, वेज सोर्स में भी बताना है कि जैसे हमारा पालक हो गया, ब्रोकली हो गया। ब्रोकली मतलब फूलगोभी वाला हरा वाला पार्ट जो होता है उसको ब्रोकली बोलते हैं, हिंदी में नहीं पता क्या होता है। नट्स जो होता है, अनार होता है, चुकंदर जिसको बीट रूट कहते हैं, टोमेटो है जो विटामिन सी ए वाला भी चीज़ होता है, वो भी देना है, वो आयरन को एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी में। तो ये सब चीज़ें खाने से आपको, काबली चना हो गया, है ना, ये सब जो ड्रीप वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हमारा जो है बेस्ट सोर्स होता है आयरन का। वो खाएंगी तो ऐसे माल न्यूट्रिशन भी हो जाता है, उससे दिक्कत आती है लड़कियों में। और वो जब गर्भवती होती है तो 4 से 5 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके आती है। और हमारे समाज में बोल दो डॉक्टर की ब्लड चढ़ाएगा, कोई ब्लड चढ़ाता नहीं है, कोई ब्लड नहीं चढ़ाता। हम लोग 2 दिन पहले का इंसिडेंट है, एक पेशेंट को 36 वीक मतलब 8 महीने की प्रेगनेंसी थी और 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था। तो उसको बोले आपको बहुत खून की कमी है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। मैडम बच्चा कैसा है? हम बोले बच्चा तो ठीक है पर मरीज को खून की कमी है। वो ये बात को 4 बार पूछा, मैडम बच्चा कैसा है? हम बोले बच्चा तो ठीक है पर मरीज को दिक्कत है, खून चढ़ाना पड़ेगा। वो जब 7वां बार पूछा तो हमें थोड़ा सा हम इरिटेट हो गए।
हम बोले अरे सुनो मेरी बात, आज तुम हीरो शोरूम से गाड़ी खरीद के लाए हो तो गाड़ी तो तुम्हारी अच्छी है, गाड़ी तो नहीं है पर उसमें पेट्रोल नहीं डलवाओ तो तुम्हारा क्या गाड़ी चलेगा? तुम गाड़ी चला लोगे? बोले नहीं मैडम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो जब तेरे बॉडी में खून नहीं है तो तेरा गाड़ी कैसे चलाएंगे हम? तो फिर वो कुछ नहीं बोला। मतलब तुम समझा ये बोलने का क्या मतलब था? तेरे शरीर में खून नहीं है और हमारा खून ही हमारे ऑक्सीजन को ले जाता है, हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी करता है। और अभी 2 साल में ऑक्सीजन के बारे में दुनिया जान गई है, गाँव का लोग जान गया, तो तू कैसे इस बात को बार बार पूछ रहे? तू तो पढ़े लिखे दिख रहे हो, पढ़ा लिखा बंदा था वो। तो फिर वो समझा मेरी बात को। तो यही कह रहे हैं कि हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग भी इन बातों को नहीं समझते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि ये कोविड के दौरान लंबा हो जाएगा इसलिए हम ऐसे अच्छे स्पीकर हैं पर बोल रहे हैं आप लोग। और तीसरी बात ये है कि जो कोविड है, कोविड का सिचुएशन जो मोटा मोटी खत्म हुआ था, फिर क्या पता अभी कुछ और भी कुछ शंका हो रहा है डेल्टा वेरिएंट आने का, आ ही रहा है। 21 केस शायद कल तक मेरी रिपोर्टिंग थी। तो हमें और कुछ करना नहीं है इसके लिए, जो हम पहले प्रिकॉशंस लेते थे वही प्रिकॉशंस को रखना है। अदरवाइज सेकेंड वेव में इतने लोगों की जान गई और क्या पता तीसरा वेव कैसा होगा, क्योंकि उस पर अभी रिसर्च ही चल रहा है, जीनोम टाइपिंग ये सब के लिए दिया गया है। अब ये कितना ज़्यादा फेटल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसीलिए जो हमारे प्रिकॉशंस जो हमारा WHO ने गाइडलाइन दिया है उसको हम केयर करेंगे। दूसरी बात कि कोविड में प्रेग्नेंट लेडी को ये होता है, पूछती है कि बच्चा होगा तो हम उसको दूध पिलाएंगे या नहीं पिलाएंगे। करंट की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आप लोग अवेयर हो। हाँ बिल्कुल दूध पिलाएगी। यदि मान लीजिए माँ को कोरोना हो गया और अभी भी कोरोना है और वो बच्चा डिलीवर्ड की है, तो वो अच्छे से हैंड वॉश कर लेगी, मास्क लगा लेगी, बच्चे को दूध पिला के तुरंत दूसरे को दे देगी जो उसको बच्चे का केयर कर रही है। इसके बाद बच्चे को अपना दूरी बना के रखेगी। बच्चे को जब भी दूध पिलाना होगा बच्चे माँ को, क्योंकि दूध से बच्चे को कोविड का वायरस नहीं जाता है, कोरोना वायरस। ये मिसकंसेप्शन है लोगों को, कोविड हो गया तो बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे। दूध पिलाएंगे लेकिन पिला के बच्चे को तुरंत हटा देंगे। ये चीज़ पे ध्यान देना। और दूसरी बात, यदि प्रेग्नेंट लेडी है और तो वो उसको घर में आइसोलेट रहना, और घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर बाहर करते हैं, मार्केट वार्केट जाते हैं, तो उन लोगों से भी उनको दूरी बना के रखना है और एक अपना कंपार्टमेंट जो भी रूम हो उसमें रहना और लोगों से गैप भी मेंटेन करना। और जो लेडी केयर करती है गर्भवती लेडी का, उसको भी वही प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं जो कि गर्भवती महिलाएं फॉलो करती है। यदि उनसे कोविड आ गया तो फिर तो आ ही गया ना। तो ये मिसकंसेप्शन है। और दूसरी बात है, आजकल सवाल पूछा जाता है क्या कोविड वैक्सीन लेंगे गर्भवती महिलाएं, क्या कोरोना वैक्सीन लेंगी? जो प्लान करना चाहती है प्रेगनेंसी का, जो प्रेग्नेंट है या फर्स्ट टाइम पहले 3 महीने में या दूसरे 3 महीने में या तीसरे 3 महीने में, जो 3 महीना का बांटा गया शेड्यूल है, तो उसमें क्या हम कोविड वैक्सीन लेंगे? जी हाँ बिल्कुल कोविड वैक्सीन लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्योंकि अभी जो 4-5 महीने से जो डाटा आ रहा है और हम लोग भी डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि कोविड वैक्सीन लेने से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होता। इनफैक्ट उस बच्चे को एक प्रोटेक्शन हो जाता है कि तुरंत जो बच्चा निकलता है उसको इन्फेक्शन ना हो। ये बातें हो गई। तो अब हमारा ये कहना है कि समाज को, खासकर लड़कियों को, लड़कियां को एक और होता है कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जो 12-13 साल की लड़कियां, जो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन का टाइम है, उस समय आजकल देखा जा रहा है, हम लोग जो देख रहे हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। लड़कियों को एज से पहले मैच्योर हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि हमारा जो फूड है, फूड हैबिट है, एक तो जंक फूड लड़कियां खाने लगी है, कॉलेज स्कूल जाती हैं, और जो मार्केट से वेजिटेबल्स भी आते हैं उसको भी कुछ ऐसा इंजेक्शन डाल के करके ग्रो करवाया जाता है कि जल्दी ग्रो हो जाए। और वो ग्रोथ जो होता है, प्रेग्नेंट लेडी को जब डिलीवर्ड कराया जाता है उस समय वो इंजेक्शन पड़ता है ना। तो वो इंजेक्शन हम किसी न किसी रूप में खा रहे हैं, इसीलिए लड़कियों को जल्दी मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट हो जाता है, मतलब शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यदि आपके घर में यदि सुविधा हो तो हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हर्बल इन द सेंस क्या कि खाद बीज वगैरह वाला जो अपने खेत में जो बनता हो उसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी प्यूबर्टी जो टाइम है उस टाइम पे आगे ये समय से पहले प्यूबर्टी हो जा रहा है। 9 साल 8 साल में लड़कियों को पीरियड्स आ जाता है। तो जिस बच्चे का बॉडी तैयार ही नहीं हुआ, बॉडी तो तैयार कर दिया बाहर के हार्मोन ने लेके, जिसको हमने देखा नहीं,
लेकिन हमारा माइंडसेट तो तैयार नहीं हुआ, तो बच्चियां वो समझ ही नहीं पाती है। उस तरह मेंटल डिप्रेशन में लड़कियां चली जा रही। 2-3 एग्जाम्पल है मेरे पास, अच्छे प्रोफाइल की, मधेपुरा में अच्छे प्रोफाइल की लड़कियों जिसको खूब केयर दिया जा रहा है, उसके बाद उसके मम्मी पापा ये देख के और भी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इस बातों का ख्याल रखना है। यदि समय से पहले ऑनसेट हो जाए तो कुछ नहीं करना है, बच्चियों का काउंसलिंग करना है, डॉक्टर के पास ले आना, डॉक्टर खुद उसको काउंसलिंग करके हर चीज़ समझा देगा, ताकि उसको दिमागी रूप से वो तैयार हो जाए। क्योंकि बॉडी तो तैयार हो चुका है पर हमारा दिमाग तैयार नहीं। उस समय हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 ग्राम हीमोग्लोबिन में आती है। तो उस समय क्या होता है, उस बच्चे को ब्लड चढ़ाना, बच्चा एकदम परेशान हो जाता है। तो आजकल मेंटल जो है ना, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ, दोनों को बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे में बहुत डिप्रेशन हो जा रहा है। बच्चे को लगता है कि हमको सब कुछ जल्दी मिल जाए। कैसे जल्दी मिलेगा आपको? आप बड़े बड़े महापुरुष का कहानी पढ़िए तो क्या लगता है कितना मेहनत करके आगे बढ़े, कितना इनको स्कूल में बैठ के अलग से खाना खिलाया जाता था, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे संविधान निभाता है, उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा। तो आज भी हम लोग मनाते हैं इनको, रोज इनको याद करते हैं। इनका 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन है। मेरी बेटी भी उस दिन पैदा हुई है। 14 अप्रैल को मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। हमने उसी दिन उसको सिजेरियन करवाया। संयोग ऐसा है क्योंकि हमारे घर में सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। हमारी बेटी भगवान का मूर्ति ना लगा के इसका मूर्ति लगाई है और हमारे घर में इन्हीं का मूर्ति 4-5 जगह लगाई है। बड़े लोग तो हमें, विद्वान लोग तो इस देश में क्या है, दुनिया में ही नहीं पैदा हुआ और हमें इनको फॉलो करना। और ये कितना कष्ट झेल के और दुनिया में अपना नाम कमाए हैं। इसीलिए हम लोगों के अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी, हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पहले आप कोशिश करिए, फिर तो सफल होना ही है। कहता है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि आप कर्म सही डायरेक्शन में करते हैं तो आपको जरूर फल मिलेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज तक तो मैंने देखा था कि नायडू मैडम सिर्फ कर्म पे विश्वास करती हैं, काम करती हैं और इतना अच्छा भाषण देती हैं, ये मैंने पहली बार सुना। बहुत बार रहने का, बहुत कार्यक्रम में जाने का मुझे मौका मिला, लेकिन भाषण इनका मैं कभी सुना नहीं था। मेरी भी इच्छा थी कि मैडम का सुने, लेकिन इतना अच्छा, इतना मतलब कंसेप्ट क्लियर करके इन्होंने बताया, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जोरदार ताली से आज आप सबों के बीच, हमारे बीच डॉक्टर लोग आई हैं, तो इनके लिए मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर MS पाठक सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर आप आएँ और अपनी अध्यक्ष भाषण, और उसके बाद हम लोग का स्वास्थ्य जांच मैडम लोग के द्वारा किया जाएगा, वो भी हम लोग बताएंगे। डॉक्टर पाठक सर। इस राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के निर्माण दिवस के अवसर पर हमारे इस सभागार में उपस्थित तीनों महिला डॉक्टर साहिबा, परमार साहब, हमारे NSS 1 के पदाधिकारी और दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, हमारे बीच उपस्थित शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, आज बहुत सुखद समय है कि हमारे बीच 3 विद्वान और अपने अपने विभाग में दक्ष डॉक्टर साहिबान हमारे बीच उपस्थित हैं। इन तीनों को मैं अपने महाविद्यालय की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आप सभी को भी मेरा धन्यवाद है।
और इसमें जो वरिष्ठतम डॉक्टर साहिबा हैं जिन्होंने आप सबों को विशेषकर महिला के लिए जो सारी बातें बताई उनको हमको ध्यान में रखना है और अपने गांव वगैरह में इस बात को प्रचार प्रसार करना होगा कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का कैसे उपयोग कर सकते हैं और उसका ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि जब तक मानव स्वस्थ नहीं होगा, हमारा गांव स्वस्थ नहीं होगा, गांव स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा शहर भी स्वस्थ नहीं होगा, हमारा राज्य स्वस्थ नहीं होगा, जिला स्वस्थ नहीं होगा, देश स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए स्वास्थ्य पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा और डॉक्टर साहिबा के द्वारा जो जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन हमको करना होगा। मैं पुनः अपने महाविद्यालय की तरफ से इन सभी को धन्यवाद ज्ञापन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग इस स्वास्थ्य शिविर में जाने से पहले हम लोग चाहेंगे कि एक यादगार पल हम लोग यहाँ से लेके जाएं और वरिष्ठ और युवा चिकित्सकों के साथ हम लोग चाहेंगे कि फोटोग्राफी हो जाए, जिसे कि हम लोग हमेशा अपने साथ रखते हैं। मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि आप आएँ और यहाँ पे शिक्षक मैडम आप लोग भी आ जाएँ, हम लोग साथ में एक तस्वीर भी लेंगे। आप लोग आ जाइए। टाइपिंग है। अरे आज लगता है एक हेलो